कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की के रोने से, जो एक ऊंची बिल्डिंग के किनारे पर खड़ी होती है, नीचे देखते हुए अपनी जिंदगी के बारे में सोचती है। तभी अचानक से वो जोर से रोना स्टार्ट कर देती है और रोते रोते बोलती है, सॉरी डैड। बस ये कहते ही वो बिना कुछ सोचे सीधा नीचे कूद जाती है। उसी दिन एक न्यूज चैनल इस इंसिडेंट को कवर करते हुए बताता है कि एक मिडिल स्कूल की लड़की को स्कूल में उसके फ्रेंड्स के द्वारा बुली किए जाने पर उस लड़की ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। उस पर किए गए जुल्म पूरे देश को हिलाकर रख देते हैं। कभी उसकी गर्दन में कुत्ते का कॉलर डालकर पूरे स्कूल में घुमाते, तो कभी जलती हुई सिगरेट निगलने पर मजबूर करते, और तो और उसका मुंह बंद करने के लिए वो उसके न्यूड फोटो से उसे ब्लैकमेल करते थे। विक्टिम की न्यूड तस्वीरें और बुरी हरकतों की खबरें सामने आते ही जनता गुस्से से उबल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की के पिता हिंडो ग्रुप के वाइस चेयरमैन ली म्योंग जून ने कुछ ऐसा कहा जिसने और भी ज्यादा विवाद खड़ा कर दिया। ली म्योंग जून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिन बच्चों ने मेरी बेटी को बुली किया, मैं उन्हें माफ करता हूँ। मेरी बेटी के इस फैसले से एक बाप होने के नाते मेरा दिल टूट गया है, लेकिन ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और एक समाज का हिस्सा होने के नाते मुझे दया दिखानी चाहिए। मैं जज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बच्चों के साथ नरमी बरती जाए। थैंक यू। यह सुनने के बाद सारे रिपोर्टर हैरान रह गए और तभी सवालों की बौछार शुरू हो गई। वाइस चेयरमैन ली, क्या आपने अपने परिवार से बात की है इस फैसले पर? क्या इतनी बड़ी गलती को सिर्फ कम उम्र के नाम पर माफ किया जा सकता है? क्या यह तरीका सही है अपनी बेटी की याद को सम्मान देने का? आप सच में उस बच्ची के पिता हैं? वाइस चेयरमैन, आप और सवालों का जवाब नहीं देंगे? आपकी बेटी ने ऐसा क्या किया था कि उसे यह सहना पड़ा? लेकिन ली म्योंग जून बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लोग लाइव ब्रॉडकास्ट पर कमेंट करने लगते और अफवाहें फैलने लगती हैं कि शायद वो लड़की उसकी अपनी बेटी नहीं है। कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है ली म्योंग जून के घर। वो सोफे पर बैठा होता है और कहता है, लोग जो मन में आए बोलते हैं कि वो मेरी सगी बेटी नहीं है या फिर मैंने उसे घर से निकाल दिया। फिर वो वाइन की बोतल हाथ में लेकर बोलता है, उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस टाइम मैं कितना दर्द महसूस कर रहा हूं। तभी गुस्से से उसका हाथ कांपने लगता है और अचानक से वाइन की बोतल टूट जाती है। उसका हाथ जख्मी हो जाता है और खून बहने लगता है, लेकिन गुस्से में डूबा हुआ वो दर्द भी महसूस नहीं करता। गुस्से से भरा हुआ चेहरा और दांतों को पीसते हुए वो बोलता है, मैंने उन्हें सजा इसलिए नहीं दिलवाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उन्हें कोर्ट के कानून के तहत सजा मिले। फिर वो अपनी बेटी को याद करता है और सोचता है कि काश मैंने उसे थोड़ा स्वार्थी बनाया होता। फिर गुस्से से भरे चेहरे से वो बोलता है कि जिन लोगों ने भी उसकी बेटी को बुली किया, उन सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी एक आदमी अंदर आता है और कहता है, वाइस चेयरमैन, मैं वो बच्ची को ले आया जिसके बारे में आपने कहा था। ली म्योंग जून जवाब देता है, अच्छा। फिर वो लड़की से पूछता है, क्या तुम कोरिया में अच्छे से एडजस्ट हो गई हो? लड़की, जिसका नाम कर्मा था, मुस्कुराकर कहती है, कैसे नहीं होती, मेरे स्टेपफादर की देखभाल की वजह से मैं बहुत खुश हूँ। ली म्योंग जून बोलता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम खुश हो। अब कर्मा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही उनका असिस्टेंट चौंक गया। जबकि कर्मा खुश लग रही थी, कर्मा मुस्कुराकर पूछती है, कोरिया में क्या मेरे जैसे बच्चे भी स्कूल जा सकते हैं? तभी असिस्टेंट जल्दी से बोलता है, ये मुमकिन नहीं है वाइस चेयरमैन। ली म्योंग जून, क्यों नहीं? क्या ये एक फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है? मैं कुछ भी करूंगा ताकि ये बच्ची स्कूल जा सके। जो भी तैयारियां करनी है उनमें लगभग 1 साल लगेगा। कर्मा, अब तुम यहाँ ना रहने वाली हो तो दोस्त भी बनाने चाहिए ना? ये सुनकर कर्मा मुस्कुराकर बोलती, सीधा बोलिए ना स्टेपफादर, आप दोस्त की नहीं टॉय की बात कर रहे हैं, है ना? वक्त तेजी से बीतता है और सीन शिफ्ट होता है अनरो हाई स्कूल पर। क्लास में 3 लड़कियां मिलकर एक लड़की को बुली कर रही होती है। वो जबरदस्ती उसे खराब दूध पीने को मजबूर करती है, लेकिन जब वह लड़की दूध पीने से मना कर देती है तो एक लड़की जिसके हाथ में सिजर थी, वह उसके बाल काटकर दूध में डाल देती है। दूध में गिरे हुए बाल और मक्खियों को देखकर लड़की का जी मचल जाता है और वह उल्टी करने लगती है। वही पीछे खड़ी वह लड़की जिसके हाथ में सिजर थी, वो उसे कहती है कि अभी तो तुमने इसे पिया भी नहीं और पहले से ही उल्टी कर रही हो, फिर पीने के बाद क्या करोगी? फिर वो लड़की डरती हुई कहती है, प्लीज युनजिन, एक्सपायर दूध सच में खराब होता है। तभी युनजिन अजीब सा चेहरा बनाते हुए सिजर उसके पास लाती है और कहती है, क्या कहा तुमने? एक्सपायर? तुम्हें मालूम नहीं है चीज कैसे बनता है? ये एक्सपायर नहीं है, बस प्रोसेस्ड है। फिर वो कहती है, मैं तो बस तुम्हें कुछ अच्छा खिलाना चाहती हूँ, पता नहीं तुम मुझे कब समझोगी, शायद जब मैं तुम्हारे सारे बाल काट दूंगी। और बस ये कहते ही
युनजिन गुस्से में उसके सारे बाल काटना चालू कर देती है। लड़की चिल्लाती है और कहती है, मैं पी लूंगी, मैं पी लूंगी। लड़की की चीख सुन क्लास में बैठे बाकी बच्चे डर जाते हैं। वही क्लास में बैठी दो लड़कियां वो भी ये सब देख रही होती हैं और उनमें से एक लड़की बोलती है, कहीं ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, शायद हमें टीचर से कंप्लेन करनी चाहिए। तभी दूसरी लड़की उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हें मालूम नहीं है, सॉन्ग युनजिन वही लड़की है जिसने ली म्योंग जून की बेटी को मारा था, और तो और उसे सजा भी नहीं हुई। सॉन्ग युनजिन, एज 15 साल, वाइस चेयरमैन ली म्योंग जून की बेटी की हत्या की अपराधी नंबर 1। फिर वो लड़की कहती है, ये कैसे हो सकता है? तभी दूसरी लड़की कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों में विश्वास नहीं तो सयो मिडिल स्कूल के बच्चों से पूछना। तभी क्लास प्रेसिडेंट जो शांति से पढ़ रही होती है, उससे क्लास का शोर बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी सीट से उठ खड़ी होती है और कुछ बोलने वाली ही होती है। तभी क्लास टीचर आ जाती है। वो कहती है, तुम सब बच्चे जंगली हो जाते हो जब कोई टीचर क्लास में नहीं होती। तुम सबके चिल्लाने की आवाज स्टाफ रूम तक आ रही है। पर वो सब छोड़ो, सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी है। युनजिन, जो उस लड़की को परेशान कर रही होती है, वह अपने दोस्तों से कहती है कि जल्दी से दूध का पैकेट छिपाओ। फिर युनजिन उस लड़की को धमकाते हुए कहती है, अगर तुमने टीचर को कुछ बताया तो मैं तुम्हारी न्यूड फोटो स्कूल में फैला दूंगी। तभी टीचर कहती हैं, सभी बैठ जाओ, आज हमारी क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है और क्योंकि वह एक डिफेक्टर है तो सबको उसका ख्याल रखना है। ये लड़की और कोई नहीं कारमा होती है। सभी बच्चे उसको देखते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। फिर टीचर कारमा से कहती है, बेटा अब क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दो। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और बड़ी बड़ी आंखें करके कर्मा कहती है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम यून कर्मा है और मैं नॉर्थ कोरिया से हूँ। प्लीज आप सब मेरा ध्यान रखना। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम फ्लैशबैक में आ जाते हैं। चीफ बेक और ली म्योंग जून आपस में बात कर रहे होते हैं। चीफ बेक कहता है कि वाइस चेयरमैन अभी भी देरी नहीं हुई है, प्लीज एक बार और सोच लीजिए। मीटिंग में सभी लोगों ने कर्मा को नॉर्थ कोरिया वापस भेजने का फैसला लिया था और अब आप लड़की को अपनी बेटी के तौर पर गोद लेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तभी ली म्योंग जून बहुत ठंडे दिमाग से कहता है, चीफ बेक, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे गोद ले रहा हूँ? नहीं, मैं तो बस एक शिकारी कुत्ता लेकर आया हूँ। चीफ बेक ये सुनकर चौंक जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। फिर ली म्योंग जून बताता है कि जब कारमा 13 साल की थी तो वो एक पेट्रोल टीम को हान रिवर के पास मिली थी। कई सारे मेडिकल टेस्ट और रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि नॉर्थ कोरिया की अथॉरिटीज ने कर्मा पर कई सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके कारण उसके आगे का दिमाग डैमेज हो चुका है। एक्सपर्ट्स के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग कर्मा एक साइकोपैथ है और ये भी बताया कि इसे ना तो दर्द महसूस होता है ना कोई शर्म आती है। जब उसके टी शर्ट पर लगे खून की जांच की गई तो पता चला कि उसने 13 लोगों का मर्डर किया था, पर क्योंकि उसकी एज क्रिमिनल एज ग्रुप से कम थी तो उसे 2 साल के लिए जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। पर वहां पर भी उसने कई सारे क्रिमिनल्स को बहुत बुरी तरह से मारा और वहां से रिलीज होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने उस पर निगरानी रखने का आदेश दिया। तभी प्रेजेंट में लौटते ही हम देखते हैं, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और बड़ी बड़ी आंखें करके कारमा युनजिन को घूरती है और युनजिन बेंच पर बैठी अपने दोस्तों के साथ अजीब तरीके से हंसती है और कहती है, हमारी क्लास में एक दिलचस्प लड़की आई है,